चाहते थे। आखिर क्यों उनके लिए प्यार अंधा ही नहीं बल्कि बहरा भी था। ऐसे संगीतकार जिन्हें किसी ने बागी कहा तो किसी ने सनकी, और कुछ के लिए तो वो संगीत के भी विद्रोही थे। आँखों से जो उतरी है दिल में तस्वीर है। उनके संगीत में सिर्फ वाद्य यंत्र ही नहीं, तालियों, सीटियों और घोड़े की टापों से भी स्वर लहरियां निकलती थी। जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले। उन्हें बॉलीवुड की धुनों का बादशाह कहा जाता था और वो दशकों तक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से फिल्मों में जादू करते रहे। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एक ऐसे शख्स थे जो वास्तव में संगीतकार बनना ही नहीं चाहते थे, वो एक्टर बनना चाहते थे और उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं ली थी। चल दिए बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज। क्या आप जानते हैं कि दशकों तक नंबर 1 बने रहने के बावजूद उन्होंने कभी फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 गायिका के साथ काम ही नहीं किया और उनकी ही छोटी बहन को एक नई पहचान दिलाकर उन्हें टॉप पर पहुंचाया। है जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्हें फिल्मों के दर्शकों ने तो अपार प्यार और सम्मान दिया, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो ने उनके गीत को अश्लील मानते हुए बैन कर दिया। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी और मैं हूं शिवानी पोद्दार। आप समझ गए होंगे कि आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह ओपी नैयर हैं। हमदम मेरे मान भी जाओ। उनकी पहचान एक बेजोड़ संगीतकार के साथ साथ एक विद्रोही शख्सियत की भी थी। अपने अक्खड़पन के लिए पहचाने जाने वाले ओपी नैयर ने हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी बिताई और पूरे ठसक के साथ जीवन व्यतीत किया। बेजोड़ संगीतकार और बॉलीवुड के फ्यूजन किंग ओपी नैयर के रचे गीत आज भी देश विदेश में बसे हर हिंदुस्तानी के घर में बजते हैं। इशारों इशारों में दिल लेने वाले। ओपी नैयर को संगीत की वजह से नहीं, उनकी शख्सियत की वजह से भी अपने सबसे अलहदा संगीतकारों में शुमार किया जाता है। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया। ये बात अखंड भारत की है। करीब एक सदी पहले अखंड पंजाब में लोहड़ी का उत्साह चरम पर था। साल 1926 में 16 जनवरी की तारीख थी। लाहौर में नैयर परिवार में एक बेटे ने जन्म लिया था। उसका नाम रखा गया था ओमकार प्रसाद। वही ओमकार जो बाद के दिनों में ओपी नैयर के नाम से जाने गए। ओपी नैयर के पिता वकील थे। 2 भाई और बहन दोनों डॉक्टर। पिता चाहते थे कि ओमकार प्रसाद भी डॉक्टर बने, लेकिन ओपी नैयर साहब को पढ़ने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। लेकिन परिवार के दबाव में होम्योपैथी की पढ़ाई की। होम्योपैथी की पढ़ाई वो भले ही कर रहे थे, लेकिन मन फिल्मों और गीतों पर ही अटका हुआ था। जवानियां ये मस्त मस्त बिन पे जलाती चल रही है राह। उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। संगीत की शास्त्रीय भाषा में बात करना भी उन्हें नहीं आता था, लेकिन हारमोनियम बजाना सीख गए थे। ओपी नैयर ने लाहौर के ही एक गर्ल्स स्कूल में संगीत शिक्षक की नौकरी शुरू की, लेकिन कहते हैं कि स्कूल की लेडी हेड मास्टर से ओपी नैयर को प्यार हो गया। प्यार मोहब्बत की बात जब स्कूल प्रबंधन को पता चली तो उन्होंने एक्शन लिया और ओपी नैयर को नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद म्यूजिक को मंजिल बनाने के लिए रेडियो स्टेशन का रुख किया। ओपी नैयर ने बतौर गायक पंजाब रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया। इस बीच देश का विभाजन हो गया और नैयर फैमिली लाहौर छोड़कर अमृतसर आ गई। न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा। ओपी नैयर साहब अमृतसर से दिल्ली पहुंचे। एक दिन मुंबई जाने का ख्याल आया तो घर में बगावत कर मुंबई पहुंच गए। मन में ठान लिया था कि फिल्मों में नाम कमा कर लौटेंगे। कहते हैं जब वो दिल्ली से 3rd क्लास के डब्बे में मुंबई के लिए रवाना हुए तो उनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। साथ सफर कर रहे एक परिवार ने उन्हें अपने साथ लाया खाना खाने को दिया तो युवा ओपी ने उनसे कागज का एक टुकड़ा मांगा।
और उस पर अपना नाम लिख दिया। कहा कि वो मुंबई जा रहे हैं और जल्द ही वहाँ खूब नाम कमाएंगे। उन्होंने कागज का वह टुकड़ा थमाते हुए परिवार वालों से कहा, जब भी उन्हें मदद की जरूरत हो उन्हें याद कर ले। हालांकि उस मुकाम तक पहुँचने में उन्हें लंबा अरसा लगा। चला हूं मैं गली गली। वह संगीतकार बनना नहीं चाहते थे, उन्हें तो ख्वाहिश थी बड़े पर्दे पर हीरो बनने की। उस दौर के मशहूर फिल्मकार शशधर मुखर्जी ने ओपी नैयर का स्क्रीन टेस्ट भी लिया था, मगर वो इसे पास नहीं कर पाए। हीरो बनने के लिए उनके पास सिर्फ शक्ल थी, अदाकारी उन्हें बिल्कुल नहीं आती थी, लिहाजा वो फेल हो गए और ओपी साहब ये बहुत जल्दी समझ भी गए। अपने सपनों की दुनिया में रखे इस पहले कदम की विफलता से ओपी नैयर बेहद निराश हुए। वो दिल्ली लौटने के लिए तैयार थे, लेकिन अपने एक दोस्त के कहने से वो रुक गए। ओपी नैयर के वो दोस्त श्याम उस दौर में एक्टिंग करते थे। उन्होंने समझाया, फिर ओपी नैयर ने अपना पूरा ध्यान संगीत पर लगा दिया और यहीं से ओपी नैयर की संगीत की यात्रा शुरू हुई। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों। इसी बीच ओपी नैयर की मुलाकात कृष्ण केवल से हुई। कृष्ण केवल उन दिनों एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे जिसका नाम था कनीज। उन्हें इस फिल्म के लिए कंपोजर की जरूरत थी। 1949 में इस फिल्म में नैयर साहब ने बैकग्राउंड स्कोर दिया। इसके बाद उन्होंने निर्माता दलसुख यानी DS पंचोली से मुलाकात की, जो उन दिनों फिल्म आसमान बना रहे थे। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए संगीत बनाने की जिम्मेदारी दी। इस फिल्म के लिए उन्होंने उस जमाने के मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल साहब के क्लोन माने जाने वाले CH आत्मा की आवाज में अपना पहला गाना रिकॉर्ड करवाया। फिल्म रिलीज हुई 1952 में और गाने के बोल थे, इस बेवफा जहां में वफा ढूंढते हैं। 1952 में ही उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था छम छमा छम। PL संतोषी के इस फिल्म में किशोर कुमार, रेहाना और प्राण मुख्य किरदार में थे। तीनों ही फिल्में कुछ खास नहीं चली। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात गीता दत्त से हुई। उन्होंने ओपी नैयर को गुरु दत्त साहब से मुलाकात करने की सलाह दी। गीता दत्त की सलाह मानकर नैयर साहब गुरु दत्त जी से मिलने पहुंच गए। गीता दत्त से उनका रोमांस उन दिनों परवान चढ़ चुका था। उन्होंने गीता दत्त की सिफारिश पर ओपी नैयर को संगीत रचने का काम सौंप दिया। फिल्म रिलीज हुई 1953 में और उसके गाने लोकप्रिय हो गए। साथ ही ओपी नैयर की किस्मत भी चमक उठी। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों। ओपी नैयर भले ही शुरुआती फिल्मों में विफल हो गए हों, लेकिन गुरुदत्त उनकी क्षमता भांप चुके थे। ऐसे में गुरुदत्त साहब ने अपनी अगली फिल्म आर पार के लिए ओपी नैयर को मौका देने का फैसला लिया। अभी मैं जवां ऐ दिल, अभी मैं जवां। 1994 में आई इस फिल्म में नैयर साहब के निर्देशन में संगीतबद्ध लगभग सभी गाने सुपरहिट हुए। इसी साल उन्हें मंगू और महबूबा जैसी फिल्में मिली। गुरुदत्त साहब ने ओपी नैयर पर भरोसा जताया और 1955 में आई अपनी अगली फिल्म मिस्टर एंड मिसेज 55 में भी उन्हें ही अवसर दिया। इस फिल्म के गानों ने न सिर्फ लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को हासिल किया, बल्कि ओपी नैयर साहब को एक संगीतकार के तौर पर पूरी तरह स्थापित भी कर दिया। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत 1955 में आई फिल्म बाप रे बाप में उन्होंने किशोर कुमार से 2 गाने गवाए और उन्हें जिस अंदाज में डायरेक्ट किया वो उनकी पहचान बन गई। इसी फिल्म से नैयर साहब ने हॉर्स बीट यानी घोड़े के टापों पर आधारित गानों की शुरुआत की, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। चोरी 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 काहे हमें पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी। उनके गीतों में एक ताजगी थी। 1956 में ओपी नैयर साहब की कई फिल्में आई, जिनमें गुरुदत्त साहब की निर्देशित CID प्रमुख थी। इस फिल्म के साथ ही बॉलीवुड में वहीदा रहमान की एंट्री एक वैम्प के तौर पर हुई थी। ओपी नैयर के संगीत ने उनकी वैम्प की छवि को रहस्यमयी बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उस दौर में ऑल इंडिया रेडियो ने उनके कुछ गानों पर प्रतिबंध लगा दिया। कहते हैं रेडियो के अधिकारियों को लगने लगा कि नैयर साहब कुछ ज्यादा ही आधुनिक थे। ये अलग बात है कि रेडियो सिलोन पर वो गाने इतने लोकप्रिय हुए कि उन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम।
ओपी नैयर को नजदीक से जानने वाले सिराज खान बताते हैं, CID फिल्म में उन्होंने एक गाना बनाया था, जाता कहाँ है दीवाने। उसमें एक शब्द था फीफी, जिसे AIR वालों ने समझा कि इसका कोई द्विअर्थी मतलब है, इसलिए उसे बैन कर दिया गया। कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। लेकिन ये गाना बहुत लोकप्रिय हुआ और इसे पिछले दिनों प्रदर्शित हुई फिल्म बॉम्बे वेलवेट में दोबारा इस्तेमाल किया गया। लगे, 1956 में ही किशोर मधुबाला फेम ढाके का मलमल के गानों ने भी खासी लोकप्रियता बटोरी। कहते हैं इसी फिल्म के बाद मधुबाला प्रोड्यूसरों के सामने शर्त रखने लगी थी कि अगर उनकी फिल्म में ओपी नैयर का संगीत होगा तो वह अपने रेट कम कर लेंगी। मन में उठे हैं चार बलम नहीं जाने। ओपी नैयर साहब की खासियत थी कि वो नए नए प्रयोग करते रहते थे। रिदम पर बेहद मजबूत पकड़ बनाने वाले ओपी साहब ने पंजाब में ढोल पर बजने वाले लोक गीतों को भी बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। 1957 में आई फिल्म नया दौर के प्रसिद्ध गानों में उनका यह प्रयोग बखूबी दिखा। 1957 में फिल्मिस्तान के बैनर तले स्क्रिप्ट राइटर नासिर हुसैन साहब ने बतौर निर्देशक शुरुआत की, तो उन्होंने ओपी नैयर को अपनी पहली फिल्म तुमसा नहीं देखा में आजमाया। इस फिल्म में शम्मी कपूर और अमिता मुख्य कलाकार थे। फिल्म के गानों ने समा बांध दिया। इस फिल्म के सभी गाने मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में थे। छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जीना जला। 1958 में उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, जिनमें 12 o'clock, फरिश्ता और हावड़ा ब्रिज मशहूर थी। हावड़ा ब्रिज के कई गाने आज भी दर्शकों की जुबान पर हैं, जिनमें आशा भोसले की आवाज में 2 गाने थे। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा। लेकिन वो गाना जिसने आशा भोसले को भी पीछे छोड़ दिया, वो था गीता दत्त की आवाज में गाया एक कैबरे सॉन्ग। कहते हैं आशा भोसले ने इसी साल उनकी एक और फिल्म फागुन एक बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई थी। ओपी नैयर ने हमेशा मझौले फिल्मकारों के साथ काम किया, फिर भी वे अपने दौर के सबसे महंगे संगीतकार रहे। कहता हूँ बहुत हंसी हो, तुमसे मोहब्बत हो। ओपी नैयर साहब बॉलीवुड के सुपरहिट कंपोजर बन गए। उन्होंने शमशाद बेगम, गीता दत्त, रफी, आशा भोसले सबके साथ काम किया। आशा भोसले और महेंद्र कपूर को ओपी नैयर की खोज ही कहा जाता है, लेकिन उन्होंने लता के साथ कभी काम नहीं किया। लता मंगेशकर के साथ ओपी नैयर की दूरी के बारे में एक दिलचस्प किस्सा है। ये तब की बात है जब नैयर साहब DS पंचोली की फिल्म आसमान में म्यूजिक दे रहे थे। फिल्म आसमान के गाने लता जी ही गाने वाली थी। कहते हैं पहली रिकॉर्ड के दौरान ही लता जी को इतनी देर हो गई कि स्टूडियो को जाना ठीक ही नहीं समझा। नजर चेहरे से हटा। गरम मिजाज नैयर साहब को लगा लता जी ने उनका अपमान किया क्योंकि वो नए संगीतकार हैं। ये बात ओपी नैयर ने फिल्म के प्रोड्यूसर DS पंचोली साहब को बताई और फिर उन दोनों ने साथ कभी काम नहीं किया। मामला इतना सरल नहीं था जितना ऊपर से दिखता था। एक बार स्क्रीन अखबार को दिए गए इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने कहा था कि वो ओपी नैयर के लिए कभी कोई गाना नहीं गाएंगी। स्क्रीन के अगले ही अंक में ओपी नैयर ने कहा, लेकिन लता जी, मैंने आपसे गाने के लिए कब कहा? के वो हीरा हो, मुश्किल से जो। मशहूर फिल्म इतिहासकार राजू भारतन अपनी किताब अ जर्नी डाउन मेमोरी लेन में लिखते हैं, एक बार मध्य प्रदेश सरकार ने नैयर को 1 लाख रुपए का लता मंगेशकर पुरस्कार देने का फैसला किया। जब राज्य सरकार का एक अधिकारी इस संबंध में उनसे मिलने आया तो उन्होंने उसके मुंह पर ही कहा कि लता मंगेशकर के नाम पर पुरस्कार लेने के बारे में दूर, वो उसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करेंगे। हाँ, ये पुरस्कार अगर गीता दत्त के नाम पर होता तो उन्हें इसे ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होती। ओपी नैयर से लता जी के मतभेदों के पीछे आशा भोसले से उनके रिश्तों को भी माना जाता रहा। कई फिल्मों में एक साथ काम करने के बाद नैयर साहब और आशा भोसले काफी करीब आ गए। 1958 से लेकर 1972 तक
नैयर और आशा भोसले का प्रेम संबंध आगे बढ़ता रहा। ओपी नैयर का आशा भोसले के साथ प्रेम संबंध 14 सालों तक चला। कहते हैं कि आशा से प्रेम संबंध की वजह से ही परिवार वालों से ओपी साहब ने किनारा कर लिया था। बाद के दिनों में उस गीता दत्त के साथ भी ओपी नैयर की दूरी बढ़ गई। कितने अटल थे तेरे इरादे, याद तो कर तू वफा के वादे। एक जमाने में ओपी नैयर की कैडलक कार में घूमने वाली आशा भोसले ने 1972 में अपने जीवन के इस संगीतमय अध्याय को खत्म करने का फैसला लिया। इसके बाद आशा भोसले और ओपी नैयर ने एक छत के नीचे कभी कदम नहीं रखा। देखो बिजली डोले बिन बादल की। मोहम्मद रफ़ी के साथ भी एक बार ओपी नैयर साहब की अनबन हुई थी। इसकी वजह भी उनकी ईगो ही थी। 60 के दशक में एक बार ओपी नैयर की मोहम्मद रफ़ी के साथ अनबन हो गई थी और कुछ समय के लिए उन्होंने रफ़ी से कोई गाना नहीं गवाया। सिराज खां बताते हैं, रफ़ी साहब और नैयर साहब दोनों वक्त के पाबंद थे। कल्पना कीजिए 70 वादक रफ़ी साहब का इंतजार कर रहे हैं। उस जमाने में सेलफोन वगैरह नहीं होते थे। रफ़ी साहब 1 घंटे के बाद वहां आए और बोले, सॉरी, एक रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी खींच गई, इस वजह से देर हो गई। नैयर साहब ने कहा, कोई बात नहीं। उन्होंने वादकों से कहा, शुरू करो। एक वादक ने बातों ही बातों में रफ़ी साहब से पूछा कि कहाँ देर हो गई थी। रफ़ी साहब भोले तो थे ही। उन्होंने कहा कि शंकर जयकिशन के यहाँ रिकॉर्डिंग थी, वही थोड़ी देर हो गई। शंकर जयकिशन का नाम सुनना ही था कि नैयर साहब ने कहा, अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रफ़ी साहब, आप अपने घर जाइए। म्यूजिशियंस, आप भी अपने घर जाइए। मैं भी घर जा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग करने का अब मेरा कोई मूड नहीं है। इतना कहकर वह चले गए। बाद में वो गाना उन्होंने महेंद्र कपूर से रिकॉर्ड कराया। कई सालों तक ओपी नैयर और मोहम्मद रफ़ी की बातचीत बंद रही। जमाने की आँखों ने देखा है यारो। नैयर साहब का स्वभाव, उनकी साफ गोई उनके पारिवारिक जीवन पर भी भारी पड़ा। जिसने पिता का अनुशासन नहीं माना, वो जिंदगी का क्या मानता। कहते हैं शादी की पहली ही रात पत्नी सरोज मोहिनी को ये बता दिया कि उनके प्रेम प्रसंग के किस्से सुनकर अगर वे बाद में कलह करने वाली हैं तो अभी से सावधान हो जाए। नैयर साहब ने साफ साफ कह दिया था कि जो किस्से उन तक पहुंचेंगे उनमें से ज्यादातर सच होंगे। उस समय तो सरोज मोहिनी ने बड़कपन दिखाते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कहाँ होता है। कुछ महिलाओं के साथ उनके संबंध के चर्चे चलते रहे और उनकी पत्नी से कलह होती रही। अंततः वही हुआ जिसका डर था। 30 अप्रैल 1989 को वो अपना परिवार, अपना घर बार और यहाँ तक कि बैंक अकाउंट भी छोड़कर अलग हो गए। बाद में वो मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार में रहने लगे। उन दिनों फिल्म उद्योग में भी उनकी बदनामी इतनी बढ़ गई थी कि प्रोड्यूसर उन्हें काम देने से कतराने लगे थे। हालांकि लोग बताते हैं कि वो अपने नए करियर के साथ काफ़ी खुश रहते थे। दोपहर के खाने के साथ बियर और शाम के खाने के साथ 2 पैक स्कॉच का उनका नियम था। नैयर साहब ने इस नियम को कभी नहीं तोड़ा। फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने खुद को अलग कर लिया था। सिर्फ सुरैया और शमशाद बेगम लंबे समय तक उनके संपर्क में रही। जो विद्रोही स्वभाव, जिद और अक्खड़पन नैयर साहब को बचपन में ही मिल गया था, वह आखिरी वक्त तक उनके साथ रहा। 28 जनवरी 2007 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। जीवन के आखिरी समय में परिवार का कोई व्यक्ति शामिल न हो, इसी आखिरी जिद के साथ वो महान संगीतकार इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक अजब संयोग ही था कि 1994 में आई उनकी आखिरी फिल्म का नाम भी जिद था। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ओपी नैयर साहब से जुड़ी कोई और जानकारी हमें साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट शिवानी को इजाज़त। नमस्कार।